Hello everyone, dear student. Welcome you all here again. I am Ankita Singh, and as you all know that we have started the third chapter of history of class 9th, and the chapter is Nazism and the rise of Hitler. So dear student, in this chapter we have already discussed in the last video. We had one video earlier, and in that video we had discussed about the Germany, because this chapter is about the Germany and the First World War and its effect. What is the condition of Germany during that time? What was the effect of the First World War in the Germany? We had discovered and discussed about it in the earlier video. And the last we have discussed that the peace treaty. हम लोग ने लास्ट डिस्कस क्या किया था? पीस ट्रिटी के बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा जर्मनी की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि उस समय वेमार रिपब्लिक के द्वारा एक ट्रिटी साइन हुई थी। ठीक है, वेमार रिपब्लिक जर्मनी को ही कहेंगे। ठीक है, इसके द्वारा एक पीस ट्रिटी साइन की गई थी एलाइज के साथ। और उस पीस ट्रिटी में हम देखेंगे कि वो पीस ट्रिटी जो थी वो इतनी ह्यूमिलेटिंग और बहुत ज़्यादा हार्श क्यों कहलाई थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि उस पीस ट्रिटी की वजह से जर्मनी को एक भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा पूरे वर्ल्ड में। यस डियर स्टूडेंट, इस ट्रिटी के वजह से जर्मनी को एक बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ा और उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई। तो हम बात करेंगे वर्साइल्स की जो पीस ट्रिटी थी, जो एलिस के साथ साइन की गई थी, वो हार्श और ह्यूमिलेटिंग इस वजह से थी। आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको इस वीडियो के साथ जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए बुक ज़रूर पढ़िए इस वीडियो के साथ साथ। तो ये जो पीस ट्रीटी है वो 28 जून 1919 में वर्साइल्स में साइन की गई थी। इसको पीस ट्रीटी ज़रूर बोलते हैं, लेकिन ये किसी तरह से भी पीस का काम नहीं कर रही थी। ठीक है, इसने जर्मनी को और बेइज्जती का सामना करवाया। इससे जर्मनी को ऐसा लग रहा था कि उसकी डिफ़ीट तो हुई है पूरे कंट्रीज़ के सामने, पूरे विश्व के सामने उसकी डिफ़ीट तो हुई, साथ ही साथ उसके साथ इतना एडवर्स सिचुएशन उसकी बना देंगे, इतनी वर्स सिचुएशन जर्मनी की इकोनॉमिक सिचुएशन हो जाएगी इस ट्रीटी के बाद। इसी वजह से उसको इससे बहुत बेइज्जती फील हुई। ओके, तो उस समय वेमार रिपब्लिक में जो लोग थे, पार्टिसिपेंट थे, जिन लोगों ने उसको साइन किया गया, उनके द्वारा क्या क्या बातें साइन की गई उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जर्मनी ने जो ओवरसीज़ कॉलोनी थी वो सारी की सारी उसने खो दी। ठीक है, जर्मनी की अलग अलग जगह पे, अलग अलग कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ उसका कब्ज़ा था, जिन जिन कंट्रीज़ में, एरियाज़ में उसका कब्जा था, वो सारा कब्जा उसने खो दिया इस ट्रीटी के साइन के बाद। क्योंकि अब जर्मनी की हार हुई तो जितने लोग जीते थे जर्मनी से, उन लोगों ने जर्मनी की सारी संपत्ति, सारी चीज़ें हड़प ली। ठीक है, उनके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। तो यही सारी बातें उस ट्रीटी में कही गई थी, इसी वजह से ये हार्श और ह्यूमिलेटिंग कहलाई थी। तो जर्मनी ने सबसे पहले अपनी कॉलोनीज़, जो ओवरसीज़ कॉलोनीज़ थी उसकी, उन सबको खो दिया। ठीक है, और 13% जो टेरिटरी थी, 13% इसकी टेरिटरी, और 10th एक एक 10वां हिस्सा पॉपुलेशन का, और 13% जो टेरिटरी थी, जो क्षेत्र का हिस्सा था, जो इसकी सीमा थी, और 75% ऑफ आयरन एंड 26% ऑफ कोल, ये सारा का सारा फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लुथियानिया को दे दिया गया। ठीक है, इन सारे एरिया, ये सारा का सारा एरिया सबको दे दिया गया। आपको पता है फ्रांस जो था, फ्रांस एलाइज पावर का पार्ट था। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एलाइज पावर में कौन कौन सी कंट्रीज़ थी। यूके, फ्रांस, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सारी एलाइज पावर थी। ठीक है, एलाइज पावर को इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया, मतलब वही यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड रशिया जो था, ये एलाइज पावर थी। तो फ्रांस को ये सारी चीज़ें मिल गई थी, फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क को, लुथियानिया को, ये सारी, इसकी जो इतनी टेरिटरी का हिस्सा, इतना प्रतिशत आयरन और कोल रिजर्व्स उसको मिल गया था इस ट्रीटी के अंदर।
और एलाइज पावर ने जर्मनी को डिसमिलिटराइज कर दिया था, ठीक है, उसकी पावर को कम करने के लिए। डिसमिलिटराइज मतलब कि मिलिट्री पावर को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि अब वो लोग जीत गए थे, इसीलिए जो ट्रीटी हुई थी उनके हिसाब से साइन हुई थी। और भी बहुत सारी चीज़ें थी। जर्मनी को एक कंपनसेशन अमाउंट पे करनी पड़ती थी, कितने की, 6 बिलियंस की, 6 बिलियन पाउंड में उसको पे करना पड़ता था कंपनसेशन की अमाउंट एलाइज को, ठीक है। तो ये बहुत भारी डैमेज था जर्मनी के ऊपर, बेइज्जती तो थी, क्योंकि उसके जितने रिच रिसोर्सेज एरियाज़ थे वो सारा ऑक्यूपाई कर दिया था एलाइड फोर्सेस ने। जर्मनी का एक बहुत ही ज़्यादा रिच एरिया था जिसको रीनलैंड कहते थे। रीनलैंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रिच रिसोर्स प्लेस थी जिसको एलाइज फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया था। इसीलिए जर्मनी की सिचुएशन वर्स्ट होती चली गई। इसका जो डिफ़ीट था, इसका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे जो डिफ़ीट था, और डिफ़ीट के साथ साथ ये जो पीस ट्रीटी थी ये ह्यूमिलेटिंग थी। इसके लिए और इसको साइन करने वाले जो लोग थे, वेमार रिपब्लिक के जो लोग थे, उनको दोषी ठहराया गया कि उन लोगों की वजह से ये पीस ट्रीटी साइन हुई, और इसी वजह से लोग उनका अपोज़ करते थे। सारी की सारी जो पॉपुलेशन थी वो उनके फेवर में नहीं थी, इस वजह से, क्योंकि उन लोगों ने ये पीस ट्रीटी जर्मनी के लिए साइन की थी, और इनके पास कोई उसके ऑप्शन भी नहीं था कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हार गए थे। और हारने के बाद एग्रीमेंट के बेसिस पे उनने पीस ट्रीटी साइन कर ली, लेकिन ये पीस ट्रीटी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग हो गई। इससे जर्मनी के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफ़ेक्ट था इसको भी हम देख लेते हैं साथ ही साथ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इफ़ेक्ट था वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट था, और ये जो वर्सालिस की जो पीस ट्रीटी साइन हुई थी, ये वर्सालिस की जो पीस ट्रीटी जो जून में साइन हुई थी, इसके जितने भी इसके जितने भी जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिले थे लोगों को। पूरा वेमार रिपब्लिक और पूरी जर्मनी बहुत ही ज़्यादा बर्डन में हो गया था। नेशनल ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन एक तरह से हो गई थी, क्योंकि फाइनेंशियली वीक भी होता जा रहा था, क्योंकि उसको एक बहुत 6 बिलियन पाउंड की कंपनसेशन एलाइज पावर को पे करना पड़ रहा था। लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। लोग अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे थे, क्योंकि उनके पास अपनी लाइवलीहुड के लिए भी अर्निंग नहीं बची थी। तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा एक क्राइम माना गया, इस चीज़ को, जो पीस ट्रीटी साइन हुई थी ये क्राइम माना गया। और जो भी हमारे रिपब्लिक के जो लोग थे जिनने ये पीस ट्रीटी साइन की थी, उनको एक तरह से क्रिमिनल्स का दर्जा दिया, क्योंकि उन लोगों ने देश के लोगों को एक बहुत ही भारी सिचुएशन में डाल दिया था। और ये जो पीस ट्रीटी थी, और ये उस टाइम पीरियड की बात है जब नवंबर का समय चल रहा था जब ये सारी बातें हुई थी। और मतलब कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो वो नवंबर 1918 के टाइम की बात है, जब जर्मनी डिफ़ीट हुआ था। ये पूरा जो डिफ़ीट का जो कार्यक्रम था वो नवंबर 1918 में जर्मनी जब डिफ़ीट हुआ था उस टाइम का था। और उसके जस्ट बाद 1919 में, मतलब कि नेक्स्ट ईयर जून में ये पीस ट्रीटी साइन हुई थी। इसी वजह से ये नवंबर का जो इंसिडेंट था, इस वजह से इसको नवंबर इंसिडेंट कहा जाता था। और जिन लोगों ने ये पीस ट्रीटी साइन की थी वो नवंबर को इंडिकेट करते हुए उनको नवंबर क्रिमिनल कहा गया, ठीक है, क्योंकि ये जो हार हुई थी वो नवंबर में हुई थी और इन लोगों ने पीस ट्रीटी साइन कर दी थी, तो इसीलिए वो क्रिमिनल कहलाए थे। इसीलिए उनको नवंबर क्रिमिनल का दर्जा दिया गया, क्योंकि उन लोगों ने कंट्री को, जर्मनी की पूरी जनसंख्या को एक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में डाल दिया था। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हम देखेंगे जर्मनी की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी और इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आया था। जैसे कि हमने सिलेबस में आपको बताया था कि जर्मनी का जो क्राइसिस है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो क्राइसिस आया था जर्मनी में वो किस तरह से आया था उसके बारे में बात।
इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन कैसी आई थी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग बहुत ज़्यादा वो अनएम्प्लॉयमेंट होने लग गए थे और जर्मनी को एक अच्छा खासा कंपनसेशन अमाउंट पे करना होता था एलाइज़ को, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वर्स सिचुएशन और क्राइसिस की सिचुएशन में चले गए थे। तो यहाँ हम नेक्स्ट देखेंगे कि धीरे धीरे जो लोन वगैरह जर्मनी ने अपनी सिचुएशन को सही करने के लिए जो लोन वगैरह लिया था, वो भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर भार पड़ रहा था उस लोन का भी। और उसके जो गोल्ड रिजर्व्स थे ये सारे ख़त्म होते चले जा रहे थे। वो अपने जो लोन्स थी कंपनसेशन उनके अमाउंट्स को कंपनसेशन उसको लोन के ज़रिए से पे करना पड़ता था, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो कंपनसेशन की इतनी भारी अमाउंट पे कर सके एलाइज़ को। तो वो लोन लेके रखा था और उस लोन की वजह से उसकी जो गोल्ड रिज़र्व थे वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लग गए थे। फिर धीरे धीरे जर्मनी में एक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन आ गई, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन। उसकी जो करेंसी थी, जो मार्क थी, जर्मन मार्क था। मार्क जो है जर्मनी की करेंसी थी। जर्मन मार्क जो था वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता चला जा रहा था। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये डॉलर्स के हिसाब से जो मार्क था उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होती जा रही थी धीरे धीरे। तो आप जब बुक में देखेंगे तो उसमें आपको फिगर दिखाई देगा कि मार्क धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कंपेयर टू द $1 इसकी जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा गिरती चली जा रही थी। अप्रैल में जो मार्क था उसकी कीमत थी एक डॉलर के बराबर 24,000 मार्क जर्मन मार्क था। तो मतलब $1 और 24,000 जर्मन मार्क, मतलब इसकी कीमत बहुत ज़्यादा गिर रही थी। पैसे की कीमत क्या हो रही थी? बहुत ज़्यादा गिरती चली जा रही थी। मतलब उसके अगेंस्ट, डॉलर के अगेंस्ट हम लोग वैल्यू रखते हैं। जैसे कि अपना रुपए जो होता है वो कितने डॉलर के बराबर है। तो मतलब कि हमारा मतलब कि जो $1 होता है उसमें अगर इंडियन इंडियन रुपीज़ को अगर हम देखेंगे तो 72 अभी का जो रेट है, या कुछ इसमें फ्लक्चुएशन भी हो सकता है, वो डिसाइड करता है सेंसेक्स के हिसाब से, वो मार्केट प्राइस के हिसाब से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, फिर जुलाई में देखने को मिला, जुलाई में 3,53 मार्क्स हो गया। ठीक है, मतलब कि $1 बराबर 3,53 मार्क, मतलब इतना इतना मार्क की ये जो है मार्क वो घट रहा है। ठीक है, $1 बराबर 3,53,000 मार्क, मतलब कि आपको अगर डॉलर्स में पेमेंट करनी है तो इतना मार्क आपको खर्च करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट जो अगस्त में 4 लैक्स 4 लैक्स और उसके ऊपर हो गया यही मार्क की सिचुएशन। तो धीरे धीरे हमने देखा ये करोड़ों पे चला गया, बहुत ज़्यादा गिर गया। और ये कंपेयर टू $1 ये बहुत ज़्यादा गिरता चला गया, और ये करोड़ों में इसकी इसकी जो मार्क जो था वो करोड़ों के प्राइस से गिरता चला गया। तो इस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस हमने देखा जर्मनी में आया था उस टाइम पीरियड में। वो इस वजह से क्योंकि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो उसकी सिचुएशन थी, फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर की डिफ़ीट के बाद और उसके बाद वर्साइल्स की जो ट्रीटी साइन हुई उसके बाद ये इकोनॉमिक क्राइसिस उसको देखने को मिला। फिर अमेरिका ने सोचा कि जर्मनी को इस क्राइसिस से कैसे निकाला जाए, और जर्मनी की हेल्प की क्राइसिस से निकालने के लिए उसने। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी एक वर्स्ट सिचुएशन आई थी। इसमें भी एक बहुत भारी एक बड़ी वर्स्ट सिचुएशन आई थी जिसको ग्रेट इकोनॉमिक डिस्पर्शन कहा गया। अमेरिका ने जर्मनी की हालत सुधारने के लिए कुछ पॉलिसीज़ तो प्लान की, लेकिन इसके बाद अमेरिका में ही एक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन आ गई जिसको ईयर ऑफ डिस्पर्शन कहा गया, या ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिस्पर्शन कहा गया। ये इस वजह से हुआ क्योंकि यूएस ने बहुत सारा लोन, जैसे जर्मनी को भी बहुत सारा लोन दिया हुआ था ताकि वो अपने कंपनसेशन के अमाउंट को बैक कर सके। और लेकिन इस बीच क्या हुआ, एक 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो थी वो यूएस की एक्सचेंज मार्केट थी, वो ब्रेक आउट हो गई। मतलब कि वो
ख़त्म हो गई, वो एक तरह से गिर गई। शेयर मार्केट के बारे में आपने सुना होगा, जैसे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है वैसे ही यूएस में एक वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ठीक है, वो बहुत बड़ी एक्सचेंज मार्केट है पूरे वर्ल्ड की। और ये जो यूएस के हिसाब से ही सारे कंट्रीज़ जो है वो अपना करेंसी को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो थी वो ब्रेकआउट हो गई, क्रैश हो गई थी 1929 में, जिसकी वजह से जर्मनी ने जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन दे के यूएस ने जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन दे के रखे थे अलग अलग नेशंस को, उसको उसने बंद कर दिया देना, और फिर उसके बाद उसके रीपेमेंट करने के लिए फोर्स करने लग गया। तो इस वजह से देखा कि जर्मनी की सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट होती चली गई इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, ठीक है। यूएस ने उसकी हेल्प करने की सोची तो थी, लेकिन फिर क्या हुआ, ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि यूएस पे ही भारी पड़ गया, जिसके वजह से उसकी वॉल एक्सचेंज जो थी, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो थी वो ब्रेकआउट हो गई, क्रैश हो गई थी, जिसकी वजह से जो यूएस था वो खुद अपने आप को इकोनॉमिकली वीक सिचुएशन में वो खुद आ गया था, और इसी के वजह से इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा बुरा पड़ा जर्मनी पे, ठीक है। और जर्मनी के जो वर्कर्स थे उनने अपने जो एम्प्लॉयमेंट था उसको लॉस्ट कर दिया, उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी, धीरे धीरे लोगों के पास पैसा ख़त्म होने लग गया, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ गई, बहुत ज़्यादा वर्स सिचुएशन होने लग गई। तो इस वजह से इस पूरे एरिया को, इस पूरे जो इंसिडेंट है, इसी को कहते हैं ये